हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद खुशबू में। हमारा एनसीईआरटी का फ्रेंड्स सीरीज चल रही है। एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान की कक्षा 9 की, उसमें हम पहले इतिहास का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पाठ 1 इतिहास फ्रांस की क्रांति, पाठ 1 भूगोल पृथ्वी स्थिति और आकार, और अब हम तीसरी बुक इसकी जो है अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र का पहला पाठ कर रहे हैं, पालमपुर गांव की कहानी। इस पार्ट के मैं 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने एक पूरा वीडियो में एक चैप्टर को कवर नहीं किया है। आपको एक बार में बोरियत ना हो, आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं इसके थोड़े थोड़े पार्ट को एक एक वीडियो में कवर कर रही हूँ, ताकि आपको ईजीली वो थोड़ा थोड़ा पार्ट, थोड़ा थोड़ा चैप्टर समझ में आता रहे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप इस बेल बटन को प्रेस कीजिए, और आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। चलिए इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। जो बचा हुआ पार्ट है वो मैं इसमें शुरुआत करती हूँ। हमने खेती के लिए आवश्यक 4 चीज़ों में से एक फैक्टर पढ़ लिया था, भूमि। अब हम दूसरा फैक्टर पढ़ेंगे, श्रम। खेती के लिए ही क्या, उत्पादन के लिए जरूरी जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, उनमें से दूसरा फैक्टर है श्रम। तो श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। खेती में बहुत ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। वे इस तरह खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। देखिए, जो छोटे किसान होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता ना ही उनके पास इतनी जमीन होती है कि उन्हें दूसरों को, मजदूरों की जो है वो अपनी खेती में लगाने की जरूरत पड़े। उनके पास जितनी जमीन होती है, 2 हेक्टेयर से कम वाले किसान जो होते हैं वो छोटे किसान होते हैं, तो इसलिए वो अपनी खेती में अपने परिवार के साथ स्वयं ही काम करते हैं। तो दूसरे हैं मझोले और बड़े किसान। अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। आपने अपने आसपास के एरिया में जो गांव वाले बच्चे हैं उन्होंने देखा भी होगा, लोग खेतों में सब्जी तोड़ते हुए, गेहूं काटते हुए, या और भी कई तरीके की क्रियाएं करते हुए, निराई हो गई, बुवाई हो गई, इन सब क्रियाओं को करते हुए दूसरे मजदूरों को देखा होगा। तो जो बड़े किसान और मझोले किसान होते हैं उनको अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से जो ये छोटे और बड़े किसान, मंझले और बड़े किसान हैं, वो श्रमिकों को जो किराए पर लाते हैं उनको उनके काम के बदले में मजदूरी दी जाती है। खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या बहुत छोटे प्लाटों में खेती करने वाले परिवारों से। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों का उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता जैसे किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है। ये आपने अच्छी तरीके से देखा होगा कि फसल जो होती है वो तो किसान की होती है, लेकिन उन्हें काम करने के बदले में मजदूरी दी जाती है, पैसा दिया जाता है, जिनके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में भी हो सकती है। मजदूरी पैसे में भी हो सकती है, नगद का मतलब मनी। लेकिन मजदूरी कई बार अनाज के रूप में, या जो जैसे गेहूं काटने वाले होते हैं तो गेहूं काटने वाले कई बार कटाई करते वक्त गेहूं ही ले लेते हैं उनसे कि हमें इतना गेहूं, मतलब कुछ एक हिसाब होता है कि हमें उतने गेहूं, इतने, अगर हम इतनी बीघा फसल काट रहे हैं या इतनी एकड़ हम फसल काट रहे हैं तो हमें उस तरीके से उसका कुछ निश्चित कर लिया जाता है कि ये अमाउंट होगा, तो उस हमें उतना उतना गेहूं चाहिए। इसी तरीके से कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल, और खेत में एक से दूसरी कृषि कार्य जैसे बुआई और कटाई के लिए अलग अलग होती है। ये भी फैक्टर है कि किसी फसल में ज़्यादा मेहनत होती है, किसी फसल में कम मेहनत होती है, तो उसकी मजदूरी उसी हिसाब से तय होती है। और अलग अलग क्रियाएं होती है, जैसे बुआई के लिए अलग मजदूरी, कटाई के लिए अलग मजदूरी। रोजगार की अवधि में भी काफ़ी भिन्नताएं हैं। खेत में काम करने वाले श्रमिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं, या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं, या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जा सकता है। तो वो काम करने में भी भिन्नताएं हैं।
कई बार मजदूर जो है दैनिक मजदूरी पर कार्य करते हैं, कई बार उनको पूरे साल के लिए भी मजदूरी दी जाती है। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। डाला एक व्यक्ति का नाम है। आप सोचने लगे कि डाला क्या है, तो डाला एक व्यक्ति का नाम है जो पालमपुर गांव का है, और वो दैनिक दैनिक मजदूरी पर काम करता है, डेली वेजेस पे। और भूमिहीन श्रमिक है। भूमिहीन मतलब उसके पास अपनी जमीन नहीं है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। देखिए, जो व्यक्ति भूमिहीन है, अगर वो पढ़ा लिखा है तो एज लाइक वो जॉब कर लेगा, बट जो जॉब करने के लायक नहीं है तो फिर वो इसी तरीके के कुछ कार्य ढूंढता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 115 रुपये अप्रैल 2011 के अनुसार निर्धारित है। लेकिन डाला को मात्र 80 रुपए ही मिलते हैं। जो गवर्नमेंट का रेट है मजदूरी का, अप्रैल 2011 में जो निश्चित हुआ था वो था 115 रुपए डेली। लेकिन उसको सिर्फ कितने रुपए मिलते हैं? 80 रुपए। पालमपुर में खेती हर श्रमिकों में बहुत ज्यादा स्पर्धा है, इसीलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत हो जाते हैं। एक्चुअली पालमपुर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है और वो काम करने के लिए रेडी रहते हैं, इसलिए उन्हें कम जो मतलब जो बड़े किसान हैं या मझोले किसान हैं, वो उन्हें कम वेतन पे भी काम करने के लिए मजबूर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो कह देंगे कि नहीं, मैं तुम्हें 150 रुपये 115 रुपये नहीं दे सकता, और दूसरा बंदा जो है मुझे 90 रुपीज़ में काम करने के लिए मिल रहा है। तो मजबूरी में उस व्यक्ति को 80 रुपये में भी अपना काम वो काम करना पड़ रहा है। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेतिहर श्रमिक डाला और रामकली दोनों गांव के निर्धनतम व्यक्तियों में से हैं। अब वो अपनी इस स्थिति के बारे में शिकायत करता है कि गवर्नमेंट का जो रेट है वो इतना है, लेकिन मुझे जो किसान है या जो बड़े किसान है या जो जिनकी ज़मीन पर मैं कार्य करता हूँ वो मुझे कम पैसे दे रहे हैं। तो दोनों ही व्यक्ति जो हैं, रामकली और डाला, गांव के निर्धनतम का मीनिंग होता है जो सबसे गरीब व्यक्ति होते हैं, उनमें से एक है। देखते हैं डाला और रामकली जैसे खेती और श्रमिक गरीब क्यों हैं। गोसाईपुर और मझोली उत्तर बिहार के दो गांव हैं। दोनों गांवों में कुल 850 परिवारों में से 250 से अधिक पुरुष ऐसे हैं जो पंजाब और हरियाणा के ग्रामीण इलाकों या दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद या नागपुर में काम कर रहे हैं। इस प्रकार का प्रवास अधिक संख्या भारतीय गांवों में होता है। लोग प्रवास क्यों करते हैं? क्या आप इस बात की व्याख्या अपनी कल्पना के आधार पर कर सकते हैं कि गोसाईपुर और मझोली के प्रवासी अपने गंतव्यों पर किस तरह का काम करते होंगे? सोच के देखिए कि आप भी जो बच्चे शहरों के हैं उन्हें पता है कि बाहर से बहुत सारे लोग बिहार से, उत्तर प्रदेश से आपके शहरों में रहते हैं, काम करने के लिए आते हैं, और वो किस किस तरीके का कार्य करते हैं आपने अपने आसपास उन व्यक्तियों को कार्य करते हुए देखा भी होगा। खेतों के लिए आवश्यक पूंजी, आप दो चीज पहले पढ़ चुके हैं, श्रम और भूमि। तीसरी चीज है पूंजी। आप पहले देख चुके हैं कि खेती के आधुनिक तरीकों के लिए अब बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अतः आप किसानों को पहले की अपेक्षा ज्यादा पैसा चाहिए। एक्चुअली जो परंपरागत तरीके थे उनमें किसान को इतना कुछ पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। खाद उसकी घर में गोबर से तैयार हो जाता था, कीटनाशक के रूप में वो राख वगैरह छिड़क के काम चला लेते थे। लेकिन अब जब हाइब्रिड बीज हैं तो वो हाइब्रिड बीज जो हैं वो बिना रासायनिक उर्वरकों के और खादों के, इन सब चीज़ों के बिना वो प्रॉपर जो है उनकी ग्रोथ नहीं होती और प्रोडक्शन पूरा नहीं होता। इसलिए अब आधुनिक तरीकों की ज़रूरत और उन आधुनिक तरीकों के लिए पैसे की ज़रूरत किसान को ज़्यादा होने लगी है। अधिसंख्या छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। अब जो छोटे किसान हैं जिनके पास जो कमाते हैं और साल भर में उनका पैसा वो जो है खर्च हो जाता है, कई बार उनके लिए प्रॉपर पूरे साल के लिए भी उनके पास आमदनी नहीं होती, तो जब भी वो अपनी फसल नहीं लगाते हैं तो उन्हें पैसा उधार लेना पड़ता है। और वे बड़े किसानों या गांव के साहूकारों से या खेती के लिए अब विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। तो कर्ज किन किन से लिया जाता है? बड़े किसानों से, गांव के साहूकारों से, या फिर जो खेती के लिए चीज़ें उपलब्ध कराते हैं जैसे कि बीज की दुकान हो गई, वहाँ से उधार उठा लिया। जहाँ पर उपकरण मिलते हैं वहाँ से उधार ले लिया। खाद की दुकान हो गई, वहाँ से उधार ले लिया। तो ये इस तरीके से उधार लेते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है, और ये लोग जो उनको उधार देते हैं वो अपना जो है, जो उनका
इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा लगाते हैं, ब्याज बहुत ज़्यादा लगाते हैं। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। अब बेचारा जो गरीब किसान है, कई बार उसकी फसल नहीं भी होती है तो फिर भी उसको कर्ज कर्ज तो चुकाना ही होता है, तो उसके लिए उन्हें बहुत जो है कष्ट सहने पड़ते हैं। सविता की कहानी देख लेते हैं। सविता एक लघु कृषक है। वह अपनी 1 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नगद पैसों की जरूरत है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में ही उसे 3,000 रुपये चाहिए। कहने का मतलब कार्यशील पूंजी जो इसकी हाँ, मतलब जिन चीज़ों में पैसा खर्च होगा, जो उसकी वो पूंजी होती है कार्यशील पूंजी, जो खत्म हो जाती है। एक होती है स्थाई, एक होती है कार्यशील पूंजी। मैंने चैप्टर के शुरुआत में पहली वीडियो में समझाया था। उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज लेने का निर्णय लेती है। एक्चुअली उसे अपने औजारों की मरम्मत के लिए पैसा चाहिए, बीज बोने के लिए पैसा चाहिए। तेजपाल सिंह सविता को 24% की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाता है। अगर वो 100 रुपीज दे रहा है तो उसमें 24% मतलब 24 रुपये उस पर ब्याज लग जाएगा 1 महीने में। और अगर वो 4 महीने में दे रहा है, तो 4 महीने का ब्याज होएगा 100 रुपीज के ऊपर 96 रुपीज। तो 96 इट मीन्स 4 महीने में वो ब्याज जो है वो दुगना हो जाएगा। जो मनी है उसकी मूलधन जो है वो दुगना हो जाएगा, जो ब्याज की एक बहुत ऊंची दर होती है। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में 35 रुपये प्रतिदिन पर काम करेगी। बेचारी की इतनी मजबूरी है कि उसे यह भी कहना पड़ता है कि हाँ ठीक है, जब खेतों में काम होगा कटाई के दिनों में, सिर्फ 35 रुपये की दर पर मैं तुम्हारे खेतों में कटाई का भी काम करूंगी। इस मजबूरी में कि क्योंकि उसको उधार लेना है, कुछ पैसे की जरूरत है। सविता को सॉरी आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है। सविता जानती थी कि उसे अपने खेतों की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना होगा। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चों की माँ के रूप में उस पर घर के कामों की भी बहुत जिम्मेदारी है। कब सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत कठिन है। छोटे किसानों के विपरीत मंझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। इस तरह में आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है, आप इसका उत्तर अगले भाग में पाएंगे। हमने उत्पादन के 3 कारकों भूमि, श्रम और पूंजी खेती में उनके प्रयोग के बारे में पढ़ा। आइए अब दिए गए रिक्त स्थानों को भरें। ये आपको खुद करने हैं, ये मैं आपको दे रही हूँ, आपको ये यहाँ पर श्रम करने हैं। चलो अब देख लेते हैं। उत्पादन के 3 कारकों में श्रम उत्पादन का सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कारक है। ऐसे अनेक लोग हैं जो गांव में खेती और मजदूरों के रूप में कार्य करते हैं, जबकि काम के अवसर सीमित हैं। वे या तो भूमिहीन परिवारों से हैं या फिर क्या आएगा, इन्हें छोटे किसान आएगा यहाँ पर। उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है और एक कठिन जीवन जीते हैं। यहाँ पर छोटे किसान ही करते हैं दूसरे खेतों में, जैसे कि सविता सविता एक छोटा किसान है ना, क्योंकि उसके पास जमीन तो है लेकिन उसके पास इतनी प्रॉपर जमीन नहीं है कि वो अपने सारा जो उसका प्रोडक्शन है उससे वो पैसा जुटा सके। तो या तो भूमिहीन श्रमिक दूसरे के खेतों में काम करेंगे या फिर छोटे किसान, क्योंकि उनके पास इतना प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होता कि वो अपने उनके गुजारे के लिए एनफ हो। श्रम के विपरीत डैश उत्पादन का एक दुर्लभ कारक है। श्रम के विपरीत भूमि, कृषि भूमि का क्षेत्र समान या असमान क्षेत्र सीमित है। यहाँ पर आएगा सीमित। इसके अतिरिक्त उपलब्ध भूमि भी असमान रूप से खेती में लगे लोगों में वितरित है। ऐसे कई छोटे किसान हैं जो भूमि के छोटे टुकड़ों पर खेती करते हैं और जिनकी स्थिति भूमिहीन खेतीहर श्रमिक मजदूरों से बेहतर नहीं है। उपलब्ध भूमि का अधिकतम भाग प्रयोग करने के लिए किसान डैश और डैश का प्रयोग करते हैं। इन दोनों में फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो क्या क्या प्रयोग करते हैं? हाइब्रिड बीजों का और कीटनाशकों का, उर्वरकों का। इन जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये इसमें आ जाएगा। खेती की आधुनिक विधियों में डैश की अत्यधिक आवश्यकता होती है। औजारों की कि छोटे किसानों को सामान्यतः पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है
और कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। इसलिए विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए पूंजी भी उत्पादन का एक दुर्लभ कारक है। अब आप ये देखिए, जो बड़े किसान हैं या मंझोले किसान हैं, वो अपनी उनके पास इतनी प्रोडक्शन हो जाता है कि बेचने के बाद या अपने गुजारे के बाद उनके पास कुछ बेचने के लिए बच जाता है, जिससे वो अपना कुछ पैसा सेव कर लेते हैं। क्योंकि उनके पास ज़मीन ज़्यादा है, तो ज़मीन ज़्यादा होने के बाद प्रोडक्शन भी तो ज़्यादा होता है ना, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो वो अपने लिए कुछ सेव कर लेंगे। इस तरीके से उनके पास पैसों की व्यवस्था हो जाती है। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है, उसके पास प्रोडक्शन ही इतना नहीं होता कि वो उसको बेच सके, उसके अपने गुजारे के लायक प्रोडक्शन नहीं होता। ऑलरेडी उसने दूसरों से कर्ज लिया होता है, तो उसको पहले ही अपने प्रोडक्शन में से कुछ कर्ज के रूप में चुकाना पड़ता है। यद्यपि भूमि और पूंजी दोनों दुर्लभ हैं, उत्पादन के इन दोनों कारकों में एक मूल अंतर है। डैश प्राकृतिक संसाधन है, जबकि डैश मानव निर्मित है। भूमि प्राकृतिक संसाधन है और पूंजी मानव निर्मित है। पूंजी को बढ़ाना संभव है, जबकि भूमि स्थिर है। पैसे को तो आप बढ़ा सकते हैं अपने प्रोडक्शन को बढ़ाकर, लेकिन भूमि को आप कहाँ से बढ़ाएंगे? जितनी कृषि योग्य भूमि है, वो कृषि योग्य भूमि उतनी ही रहेगी। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम भूमि और खेती में प्रयुक्त अन्य प्राकृतिक संसाधनों को अच्छी तरह देखभाल करें। अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के 3 कारकों का प्रयोग कर अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया। कौन कौन से 3 कारक थे? भूमि, श्रम और पूंजी। गेहूं की कटाई की जाती है, उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूं का क्या करते हैं? अब बताइए क्या करते हैं? वे परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और अधिशेष गेहूं को बेच देते हैं। ये आप लोगों को पता ही है कि जितना जरूरत होती है अपनी परिवार के लिए उतना गेहूं रख लेते हैं और बाकी का मंडियों में बिक जाता है। सविता और गोविंद के बेटों जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं होता है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है। इसमें से एक बड़ा भाग में परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं। इसलिए मंझोले और बड़े किसानों ही बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। आप गेहूं से लदी बाजार जाती बैलगाड़ी देख सकते हैं, चित्र दिया हुआ होगा 1.1। बाजार में व्यापारिक गेहूं खरीदकर उसमें आगे कस्बों और शहरों के दुकानदारों को बेच देते हैं। एक बड़े किसान तेजपाल सिंह को अपनी समस्त भूमि से 350 क्विंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त होता है। अपने अतिरिक्त गेहूं को वह रायगंज के बाजार में बेच देता है और अच्छी कमाई करता है। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है? पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा बैंक के अपने खाते में जमा कर दिया था। बाद में उसने इस पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने में किया, जिन्हें कर्ज की आवश्यकता थी। उसने बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में किया। अब जो सविता जैसे किसान उसको जो ब्याज देते हैं, तो वो इसकी एक तरीके की बचत है। मूलधन तो मूलधन है, लेकिन जो ब्याज आता है उसका बचत होती है। तो वो बचत को जो है उसने अगले साल जब उसने खेती में बीज बोया, पानी की व्यवस्था की, या श्रमिकों को अनाज कटाई के लिए या बाकी क्रियाओं के लिए जो पैसा दिया है, वो कार्यशील पूंजी के रूप में उस पैसे को उसने प्रयोग किया। इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसों से एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है, क्योंकि उसके पास पैसा बच रहा है। दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिर पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। ट्रैक्टर खरीद लेगा, और स्थिर पूंजी जो है, स्थायी पूंजी जो थी वो ट्रैक्टर, मैंने पूछा था ट्रैक्टर किसका उदाहरण है पिछले वीडियो में, तो ट्रैक्टर जो है वो उसकी स्थायी पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े और मंझोले किसान भी खेती के अधिशेष कृषि उत्पादों को बेचते हैं। कमाई के एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए बचा कर रखा जाता है। इस तरह में अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी ही बचतों से कर लेते हैं। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने एवं दुकान खोलने में भी करते हैं। जैसे कि हम देखेंगे, इन सबको गैर कृषि क्रियाओं के लिए पूंजी कहा जाता है। अब जो ट्रक है, ट्रक को खरीद कर कहीं पर लगा देना, सामान ढोने के लिए, सामान भेजने के लिए, वो गैर कृषि क्रिया है। दुकान खोल लेना, ये भी एक गैर कृषि क्रिया है। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं, अब हम देख लेते हैं इस गांव में गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। हमने देखा कि पालमपुर में खेती ही प्रमुख उत्पादन क्रिया है, और अब हम कुछ गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर विचार करेंगे। पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं। पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि 75% लोग जो है कृषि कार्य करते हैं, तो जो 25% बचे हुए हैं
वो जो है कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं। अब उन अन्य कार्यों में क्या क्या है? पहला है डेयरी। अन्य प्रचलित क्रिया। पालमपुर के सभी परिवारों में से डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार बाजरा चरी खिलाते हैं। दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के दो व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण एक शीतलन एवं शीतलन केंद्र खोला हुआ है, जहां से दूर दूर दराज के शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण। इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग किया जाता है, छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लिया जाता है। जो प्रोडक्शन है, विनिर्माण कार्य किसी भी चीज को बनाना, इसमें कुछ कहानी दी हुई हैं मिश्री लाल की, करीम की, इनके बारे में। पालमपुर के दुकानदार, जो तीसरी क्रिया है, एक था आपकी डेयरी, दूसरा था विनिर्माण और तीसरी है दुकानदार, जो गैर कृषि क्रियाएं खेत यहाँ पर पालमपुर में होती हैं। पालमपुर में ज्यादातर लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहर के थोक बाजारों से किसी प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। आप देखेंगे कि गांव में छोटे जनरल स्टोरों में चावल, गेहूं, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्तियां, कापियां, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। कुछ परिवारों ने, जिनके घर बस स्टैंड के निकट हैं, अपने घर में एक बाग में छोटी दुकान खोल ली है और वे खाने की चीजें बेचते हैं। चौथी है परिवहन। तेजी से विकसित होता है क्षेत्रक। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ियां चलाने वाले वे लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। वे लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और इस बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। गत कई वर्षों से परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। तो पालमपुर में जो है ये गैर कृषि क्रियाएं थी 4, जो ये कृषि के अलावा लोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैंने आपको समझाया कि पालमपुर में कृषि किस तरीके से होती है, कृषि में क्या क्या फैक्टर हैं। पालमपुर के गांव के किसान 3 तरीके के किसान थे, छोटे, मझोले और बड़े किसान। छोटे किसानों की क्या आवश्यकताएं होती हैं, उनकी क्या परेशानियां होती हैं, और कृषि के अलावा गैर कृषि क्रियाएं क्या होती हैं, स्थायी पूंजी क्या होती है, कार्यशील पूंजी क्या होती है, इन फैक्टर्स का, पूंजी का, श्रम का, विनिर्माण का, इन सब चीज़ों में क्या महत्व है, प्रोडक्शन में क्या महत्व है इन चीज़ों का। तो आई थिंक, आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। आपको मैंने जिस तरीके से चैप्टर समझाया है शायद आपको समझ में आया होगा। और प्लीज़, अगर ये आपको समझ में आया है, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।